हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का टॉपिक है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। एनसीईआरटी ने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को सबसे पहले लिखा है इट्स अ मेगा प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट मेगा प्रोजेक्ट क्यों बोला गया? क्योंकि ये स्टार्ट हुआ था 1990 में और कंप्लीट हुआ था 2003 में। ठीक है, इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में 13 साल का टाइम लग गया। 13 ईयर का टाइम लगा इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, इसलिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को मेगा प्रोजेक्ट बोलते हैं। ठीक है, इस प्रोजेक्ट का एम क्या था? कॉम्प्लीमेंट्री जो बेस पेयरिंग न्यूक्लियोटाइड होते हैं उसको सीक्वेंस में अरेंज करना। इस प्रोजेक्ट में क्या किया गया? जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग न्यूक्लियोटाइड थे उसको एक सीक्वेंस में अरेंज किया गया। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट का एम क्या है? टू सीक्वेंस द कॉम्प्लीमेंट्री जीनोम। ठीक है, इस प्रोजेक्ट में कितना खर्च लगा? इस प्रोजेक्ट में कितना कॉस्ट लगा? अगर हम एक बेस पेयर की बात करें तो $3 का खर्च आया 1 बेस पेयर में। बेस पेयर हमारे कितने? 3 बिलियन। तो हमारे टोटल खर्च कितना लगा इसमें? टोटल कॉस्ट कितना आया? $3 बिलियन। ठीक है, अब हमारा $9 बिलियन खर्च लगा इस प्रोजेक्ट में। इस मेगा प्रोजेक्ट में कितना खर्च लगा हमारा? $9 बिलियन। ठीक है, एनसीईआरटी लिखती है कि कुछ एजेंसीज इन्वॉल्व थी इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। कौन कौन सी एजेंसीज थी? यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, वेलकम ट्रस्ट यूके और कुछ अदर कंट्रीज भी इन्वॉल्व थी इस मेगा प्रोजेक्ट में, जैसे जापान, फ्रांस, जर्मनी और चाइना। ठीक है, इस प्रोजेक्ट में क्या डाटा आया था कि 1 पेज पे 1000 लेटर। ठीक है, 1 पेज पे 1000 न्यूक्लियोटाइड थे और 1 बुक 1000 पेज की थी। ठीक है, तो नियरली हमारे 3300 बुक की रिक्वायरमेंट पड़ी टू इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए। ठीक है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए करीब 3300 बुक्स की रिक्वायरमेंट पड़ी, जो कि लार्ज अमाउंट में डाटा जनरेट हुआ। ठीक है, ये डाटा बहुत लार्ज अमाउंट में जनरेट हुआ, तो इसको क्या किया गया? कंप्यूटर में स्टोर किया गया। कि हाथ से थोड़ी लिखा गया, कंप्यूटर में स्टोर किया गया। ठीक है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक ब्रांच है। इसमें होता क्या है? कंप्यूटर के अंदर डाटा को स्टोर करके रखा जाता है और एनालाइज किया जाता है। ठीक है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है? टू स्टोर एंड एनालाइज ए बायोकेमिकल डाटा। ठीक है, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में कौन कौन सी एजेंसीज इन्वॉल्व थी? यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, वेलकम ट्रस्ट यूके और कुछ अदर कंट्रीज इन्वॉल्व थी, जैसे जापान, फ्रांस, जर्मनी और चाइना। ठीक है, अब एनसीईआरटी ने लिखा है गोल ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का गोल क्या है? सबसे पहले ये लिखा है कि हमें जीन का क्या करना है? जीन को आइडेंटिफाइड करना है कि डीएनए पे हमारे कितने जीन है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया? करीब 20,000 से 25,000 जीन आइडेंटिफाइड किया। ठीक है, पहला गोल क्या था उनका? कि उन्होंने जीन को क्या किया? आइडेंटिफाइड किया। किसी डीएनए पे कितने जीन हमारे हैं, ठीक है, उसको 20,000 से 25,000 जीन को उन्होंने क्या किया? आइडेंटिफाइड किया। और उस डीएनए पे दूसरा क्या किया? डिटरमाइन द सीक्वेंस। ह्यूमन सेल में क्या किया? जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं हमारे, उसका सीक्वेंस पता किया। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस पता किया कि किसके बाद क्या आएगा। फिर डाटा जो आया उससे उसको स्टोर किया कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, और कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर टूल्स बनाए जिससे डाटा को एनालाइज किया जा सके। फोर्थ हमारा क्या है? मेक ए सॉफ्टवेयर टूल्स फॉर डेटा एनालाइज। ठीक है, फिफ्थ क्या है? जो हमारा डेटा आया, जो हमने निकाला इस प्रोजेक्ट से, उसको क्या किया? अलग अलग इंडस्ट्रीज पे भेजा गया। जैसे अगर हमें जो हम रिसर्च कर रहे हैं उससे कॉमर्शियली अगर बेनिफिट ना हो तो कोई मतलब नहीं है उस रिसर्च का। ठीक है, वो रिसर्च तभी सक्सेस मानी जाएगी जब वो लोगों को उससे फायदा हो। लोगों को, जैसे अगर कोई किसी कंपनी की बात करें, अगर ड्रग्स, जिसे कोई बड़ी सी कंपनी है उसमें कोई ड्रग्स बनना है, ठीक है, उस कंपनी को तब बेनिफिट होगा जब लोगों को वो दवा फायदा करेगी, ज्यादा अमाउंट में बिकेगी। ठीक है, तो हमारा जो डेटा था उसको क्या किया? इंडस्ट्रीज में भेजा गया। और इसमें जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं तो इसमें ये भी आता है कि उसमें इथिकल, लीगल और सोशल इश्यूज ना हो। ठीक है, EL
SI इथिकल, लीगल, सोशल इश्यूज। ठीक है, लोगों को कोई दिक्कत ना हो। अब हमारा क्या ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो हमारा क्या है वो सिर्फ ह्यूमन पे ही ट्राई किया गया या और ऑर्गेनिज्म पे भी रिसर्च किया गया? तो ह्यूमन पे तो किया गया, और भी ऑर्गेनिज्म है जिसपे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट लाया गया। ठीक है, जैसे ईस्ट पे ई कोलाई बैक्टीरिया, राइस डॉप्सिस एक प्लांट का नाम है, ठीक है, उस पे भी ये प्रोजेक्ट किया गया। और एक निमेटोड है जिसका नाम है सिनोरेप्टाइटिस, इस पे भी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट करके इस डीएनए के सीक्वेंस का पता लगाया गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं ईएसटी एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग की। डीएनए का वो रीजन, डीएनए का वो सेगमेंट जिससे हम आरएनए बना रहे होते हैं, उसकी सीक्वेंसिंग करना क्या कहलाता है? एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग, ईएसटी। ठीक है, डीएनए का वो सीक्वेंस जिससे हम आरएनए बना रहे हैं, उस एक्सप्रेस्ड रीजन की सीक्वेंसिंग करना ये क्या कहलाता है? ईएसटी। ठीक है, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। ठीक है, और सीक्वेंस ओनोटेशन क्या होता है? कंप्लीट जीनोम का जब हम सीक्वेंसिंग करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? सीक्वेंस ओनोटेशन। ठीक है, सीक्वेंस एनोटेशन क्या है? जब हम पूरे होल जीनोम की सीक्वेंसिंग करते हैं तो उसे बोलते हैं सीक्वेंसिंग एनोटेशन। ठीक है, देखेंगे हम होल जीनोम की सीक्वेंसिंग कैसे होती है। ये हमारे सेल्स, ठीक है, सेल के डीएनए को क्या किया गया? आइसोलेट किया गया। डीएनए को आइसोलेट किया हमने। इस डीएनए को क्या किया? डीएनए बहुत बड़ा है, ठीक है, तो रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस, आपने बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में पढ़ा होगा कि रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस क्या करता है? होल डीएनए को फ्रेगमेंट्स में कट करने का काम करता है। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस का क्या वर्क होता है? जो हमारा डीएनए लार्ज बहुत बड़ा होता है, ठीक है, उसको छोटे छोटे पार्ट में फ्रेगमेंट में ब्रेक करता है। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस। तो ये हमारा डीएनए, ठीक है, जो बहुत बड़ा है उसको आइसोलेट किया हमने, फिर रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस एंजाइम की हेल्प से हमने इसके फ्रेगमेंट बना लिए। ठीक है, डीएनए के फ्रेगमेंट बना लिए। अब क्या पड़ेगी? हमें क्लोनिंग, जीन क्लोनिंग करनी है। ठीक है, जीन क्लोनिंग के लिए हमें एक वेक्टर की जरूरत है। वेक्टर हमारा क्या है? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड हमारा क्या? एक वेक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम क्लोनिंग वेक्टर ले रहे हैं वो ले रहे हैं YAC और BAC, यानी ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ये हमारे क्या? वेक्टर है। इनसे हम क्या कर रहे हैं? जीन क्लोनिंग कर रहे हैं। जीन क्लोनिंग में क्या होता है? डीएनए की कॉपी बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डीएनए की कॉपी बना ली। ठीक है, डीएनए की कॉपी बना ली। अब सैगर मेथड से इस डीएनए की कॉपी को हमने क्या किया? सैगर मेथड से एक मशीन के अंदर रखा, जिससे हमें न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस पता चल गई। ये हमारे डीएनए के अलग अलग फ्रेगमेंट, जो डीएनए की कॉपी थी उससे न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस पता चल गया। अब कौन से फ्रेगमेंट किस फ्रेगमेंट के बाद आएगा ये पता नहीं चला, तो इस फ्रेगमेंट को हमने कंप्यूटर में फॉरवर्ड किया, जिससे हमें ये पता चल गया कि कौन से फ्रेगमेंट किसके बाद आएंगे। ठीक है, तो एक कंप्यूटर पे जब हमने फॉरवर्ड किया तो हमें ये सीक्वेंस पता चल गया। ठीक है, अब एनसीईआरटी ने साइलेंट फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम की बात की है। हम देखेंगे कि क्या है साइलेंट फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम। सबसे पहले लिखा है 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड पता चला, यानी 3.164 बिलियन हम कह सकते हैं। फिर क्या हुआ? करीब 30,000 जीन मिले। ठीक है, और क्रोमोसोम 1 में कितने जीन थे? 2968, इसीलिए इसको ज्यादा टाइम लग गया। क्रोमोसोम 1 पे कितने जीन थे? 2968। ठीक है, क्रोमोसोम 1 पे कितने जीन थे? 2968 जीन थे, इसीलिए इसको कंप्लीट करने में, इस प्रोजेक्ट को काफी टाइम लगा। 2006 में जाके क्रोमोसोम 1 की सीक्वेंसिंग कंप्लीट हो पाई थी। ठीक है, और क्रोमोसोम Y में सबसे कम जीन होते हैं 231। ठीक है, 231 जीन होते हैं क्रोमोसोम Y में। तो सबसे ज्यादा किसमें जीन प्रेजेंट होते हैं? क्रोमोसोम 1 पे, इसीलिए इसको ज्यादा टाइम लगा इस प्रोजेक्ट को करने में। 2006 में जाकर के क्रोमोसोम 1 की सीक्वेंसिंग कंप्लीट हो पाई थी, और सबसे कम किसमें था? क्रोमोसोम Y पे। ठीक है, और एवरेज साइज क्या थी एक जीन की? करीब 300,000 न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, एवरेज साइज किसी एक जीन की बात करें हम तो कितनी थी? 3000 न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, और एक डिस्ट्रोफिन प्रोटीन जीन थी, उसका
कितने बेस पेयर थे? 2.4 मिलियन बेस पेयर थे डिस्ट्रोफिन प्रोटीन। ठीक है, हुआ क्या? अब पांचवा क्या है? पांचवा हमारा क्या है? 50% जीन का फंक्शन क्या था? अननोन था, जो हमें पता नहीं चला। 6 क्या है? लेस देन 2% जीनोम कोड फॉर प्रोटीन। प्रोटीन को ओनली 2% से भी कम जीन जो है कोड करता था प्रोटीन को। लेस देन 2% जीनोम कोड फॉर प्रोटीन। प्रोटीन को 2% से कम जीनोम जो है कोड कर पाता था। हमें ये देखने को मिला इस पूरे प्रोजेक्ट में कि जो हमारे सीक्वेंस मिले थे न्यूक्लियोटाइड के, वो बहुत रिपीटेड थे। ठीक है, मोर रिपीटेड सीक्वेंस मिले हमको, जैसे एक के बाद एक ऐसे रिपीटेड बहुत सारे ऐसे सीक्वेंस थे जो रिपीटेड फॉर्म में थे। और सातवां हमारा क्या है? 1.4 मिलियन लोकेशन SNP, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। पूरे सीक्वेंस में क्या हुआ? सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या? जब हम किसी न्यूक्लियोटाइड में किसी सीक्वेंस में हम सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? डीएनए के सीक्वेंस में हम किसी एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड पे चेंज कर दे तो क्या कहलाता है? सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे ये हमारा डीएनए का सीक्वेंस, अगर हम यहाँ पे चेंज कर दे, सी की जगह जी ला दे, तो पूरे इस सेगमेंट में हमारा क्या हो रहा है? एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज हो जाने की वजह से पूरा सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पूरा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इसीलिए इस प्रोजेक्ट को करने में काफी टाइम लग गया, 13 साल का टाइम लगा। ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इट्स ए मेगा प्रोजेक्ट, क्योंकि ये स्टार्ट कब हुआ था? 1990 में स्टार्ट हुआ था और खत्म कब हुआ था? 2003 में जाके। ठीक है, 2003 में जाके कंप्लीट हुआ था। लगभग 13 साल लग गए थे, इसलिए इस प्रोजेक्ट को बोला जाता है मेगा प्रोजेक्ट। ठीक है, क्रोमोसोम 1 की सीक्वेंसिंग कब कंप्लीट हुई थी? 2006 में हुई थी। याद कर लीजिएगा, अक्सर आपसे साइलेंट फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, थैंक यू।